आज हम अपना नया चैप्टर शुरुआत करेंगे आवर चेंजिंग अर्थ। अर्थ हमारी कैसे डे बाय डे बदल रही है। जैसे कि आप समझते हैं पहले पेड़ था, पहले जंगल थे, अब उनमें घर बन गए हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पहले पेड़ थे, अब घर बन गए उसमें। और बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हुई हैं, जैसे कि पहले जहाँ तालाब थे वहाँ घर बन गए हैं, वहाँ रोड्स बन गई हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, और सारी चीज़ें अलग अलग जगह अलग अलग बन गई हैं। तो हम इसी बारे में आज देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वह कैसे चेंज हो रही है डे बाय डे। द लिथोस्फियरिक इज़ ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फियर प्लेट। देखिए जैसे लिथोस्फियर प्लेट है जो हमारी, वो प्लेट्स में डिवाइड है। जैसे कि ये सारी प्लेट्स आपस में मूव कर रही हैं इधर से उधर। दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर हमारा जो मोल्टेन मैग्मा है, यानी एक मोल्टेन मैग्मा यानी एक ना पानी में है ना ही लिक्विड में है, एक दही के जैसे दही का रूप होता है उसी तरह से अंदर एक मोल्टेन मैग्मा जिसे कहते हैं मोल्टेन मैग्मा है। इसी के ऊपर जो प्लेट है हमारी वो तैर रही हैं। इसी वजह से हमारी जो प्लेट है वो इधर से उधर, उधर से इधर आपस में मूव कर रही हैं। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव सर्कुलर मैनर एज शोज इन द एक्टिविटी। देखिए जो हमारा मैग्मा है वो अर्थ में सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है, जैसे कि एक्टिविटी में दिखाया गया है। लेफ्ट साइड देखिए, इसको समझिएगा। जैसे नीचे एक गैस है, ठीक है, ये गैस है, ये जल रही है, ठीक, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है, ये गैस में जल रही है। ये एक ट्राइपॉड हो गया आपका, इसमें एक आपका बर्तन रखा हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसी शेप में बर्तन रखा हुआ है, नीचे से आग जल रही है ट्राइपॉड में। ये बर्तन रखा हुआ, बर्तन में पानी भरा हुआ है। जैसे कि थोड़ी मेरी ड्राइंग कमज़ोर है, लेकिन बस समझने के लिए आप समझिए। तो जैसे पानी हमारा गर्म होगा तो पानी में एक अगर हम कागज़ का टुकड़ा से डाल देते हैं इसमें, तो ये जो कागज़ का टुकड़ा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे कि ये कागज़ का टुकड़ा हो गया, और जैसे जैसे पानी बॉयल होगा तो ये कागज़ का टुकड़ा ऊपर आएगा। और ये देखिए जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ इसमें, ऐसे कागज़ का टुकड़ा ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ये कागज़ का टुकड़ा ऐसे घूमता रहेगा, या ऐसे। अगर खूब बहुत सारे टुकड़े होंगे तो ऐसे ही ये घूमता रहेगा कागज़, क्योंकि नीचे से गर्मी आ रही, गर्मी ऊपर उठेगी तो जो कागज़ का टुकड़ा ये भी ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद फिर ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ऊपर का पानी, नीचे का पानी ऊपर आ रहा तो ऊपर का पानी इधर से नीचे चला जाएगा। ऐसे ही इस मोशन में ये मूव करता रहेगा। कागज़ का जो हमारा टुकड़ा है वो ऐसे ही मूव करेगा। तो यही दिखाया गया है एक्टिविटी में कि नीचे आग जल रही है, कागज़ का टुकड़ा है, ये कुछ दिन बाद यहाँ पर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही दोनों साइड देखिए, ऐसे इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस ऐसे मूव करता रहेगा। दिस मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजिंग चेंजिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। The earth movement is divided on the basis of forces which cause them. The forces which acts on the interior of the earth is called as endogenic and the forces working on the surface of the earth is called exogenic. देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के बाहर से लग रहे हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं। तो देखो जो अर्थ की हमारी मूवमेंट हो रही है वो हमारी दो फोर्सेस की वजह से हो रही है। एक देखिए अर्थ मूवमेंट जो है, एक है हमारा इंडोजेनिक फोर्सेस, दूसरा है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस में हमारे दो फोर्सेस आते हैं, एक सडन फोर्सेस जो अचानक लगते हैं, जैसे तुरंत लग गए सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस में जैसे अर्थक्वेक तुरंत आता है, अर्थक्वेक आता था, पूरा जो अर्थ हमारी शेक होने लगती है, जो कि सडन फोर्स में आता है। ये देखिए वोल्केनो तो ऐसा तो है नहीं कि धीमे धीमे आएगा बताएगा फिर आएगा, ऐसा तो होता नहीं। वोल्केनो तुरंत इरप्ट होता है, यानी तुरंत ज्वालामुखी तुरंत आ जाती। लैंडस्लाइड देखिए बहुत तेज़ आती है लैंडस्लाइड, जैसे कि कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है तो लैंड अपने आप स्लाइड हो जाती है, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। तो ये देखिए ये आपके सडन फोर्सेज हैं, ये फोर्सेस तुरंत लगते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। दूसरी तरफ फोर्सेस आते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ये फोर्सेस जो होते हैं वो ये थोड़े धीमे फोर्सेस होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन, जो माउंटेन बनता है वो एक दिन में तो बन नहीं जाता, वो धीमे धीमे बनता है। तो ये हमारा आ जाता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में। जैसे हमारा देखिए एग्जांपल दिया बिल्डिंग माउंटेन, जब माउंटेन बनता तो अचानक तो ऐसा होता नहीं कि माउंटेन बन गया, ऐसा होता है। देखिए ज्योग्राफी में ऐसा होता है कि माउंटेन धीमे धीमे बड़े होते हैं, जैसे कुछ बड़े हो चुके होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग बड़े हो रहे हैं धीमे धीमे, कुछ बड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही माउंटेन बिल्डिंग में माउंटेन्स होते हैं। ये जितने भी फोर्सेस हैं हमारे, ये सारे फोर्सेस हमारे इंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस मीन्स अभी मैंने बताया था, इंडोजेनिक मीन्स में जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर से लग रहा है, अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमारे फोर्सेस जो हैं वो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। दूसरी तरफ देखिए ये हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो हमारे अर्थ के बाहर से लगते हैं, जैसे कि हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर हो गया। जैसे कि हमारा रिवर है,
रिवर इरोजन करता है, डिपॉजिट करता है, विंड करता है, सी वेव्स, ग्लेशियर। कैसे करते हैं? रिवर जब फ्लो होती है तो वहाँ नीचे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो भी उनके साथ बहा के लाती है। जब वो आगे बहते 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 जाते हैं तो नीचे वो एक फोर्स लगाती है, यानी फ्रिक्शन लगाती है। फ्रिक्शन की वजह से जो छोटे छोटे पत्थर है वो भी टूटने लगते हैं। और जैसे कि मान लीजिए रिवर में बड़ा पत्थर जा रहा है और वो पत्थर जब गिरेगा कहीं या उसकी तरफ ऊपर से चलेगा तो एक रगड़ता हुआ चलता है, फ्रिक्शन लगाता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारी जो रिवर है वो गहरी होती चली जाती है और वो इरोजन करती है। इरोजन यानी मतलब है, तो वही हमारा है इरोजन। एंड डिपोजिशन मीन्स होता है कहीं अगर इरोड हुआ होगा तो कहीं ना कहीं जाके तो रिवर डिपॉजिट करेगी। जैसे आगे गड्ढा हो गया या आगे कहीं मैदानी क्षेत्र हो गया तो वहाँ पर क्या होता है, वो रिवर डिपॉजिट करती है। जो सेडिमेंट्स लेके आ रही होती है वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होती है। वो जो कि हमको आप देखे होंगे बालू हो जाता है, जहाँ गड्ढे हो जाते हैं वहाँ बालू भर जाती है और सारी चीज़ें होती हैं। ये रिवर का काम है। ऐसे ही विंड का काम है। विंड क्या करती है, कहीं भी चीज़ें होती हैं, धूल होती है, जैसे मिट्टी है, धूल है, वो विंड उड़ा के ले जाती है, कहीं ना कहीं वो जमा कर। जैसे आपके घरों में देखे होंगे जो धूल आ जाती है, कमरा बंद रहता है फिर भी धूल ऊपर कैसे आ जाती है। होता क्या है कि हवा जब चलती है कमरे में तो धूल ऊपर उठती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाके सेटल डाउन हो जाती है, यानी बैठ जाती है। तो वो विंड के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं। विंड भी क्या करती है, इरोजन करती है, डिपोजिशन करती है। उसके बाद जो सी वेव होती है, जो सी वेव हमारे आप देखे होंगे किनारे किनारे, समुद्र किनारे कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि सी वेव आई, उसमें किनारे में लगाती है, किनारे में टकराती है तो वहाँ पर कट जाता है सी वेव का। अब जो कट गया वो इरोड हो गया। इरोड होने के बाद कहीं ना कहीं सी उसको डिपॉजिट करती है। अब नीचे देखिए ग्लेशियर क्या होता है? देखिए अब बर्फ़ होता है। बर्फ़ जैसे होती है, बर्फ़ जब चलती है तो वो कुरेदते हुए चलती है, यानी खुरुचते हुए चलती है। तो जब बर्फ़ कहीं से निकलेगी, जैसे पत्थर है, वो बर्फ़ है, ये कहीं से जब निकलेंगे तो नीचे जो जगह होगी उसको कुरेदते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं। और कहीं ना कहीं तो ये जाके अगर कोई चीज़ इरोड हुआ है तो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा ही। अगर कोई चीज़ इरोड हुआ है तो वो डिपॉजिट होगा। तो इरोजनल और डिपॉजिट तो हमको समझ में आ गया। अर्थ मूवमेंट जो है वो दो कारणों से होती है। एक इंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर लग रहा है, एक एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर लग रहा है। इंडोजेनिक में दो फोर्सेज आते हैं, एक सडन फोर्सेज आते हैं, एक डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज आते हैं। सडन फोर्सेज में आते हैं अर्थक्वेक, जैसे तुरंत जो काम होता है, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में आते हैं बिल्डिंग माउंटेन, जिससे जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मीन्स होता है जो धीमे धीमे वर्क करते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ के बाहर से लगते हैं। जैसे रिवर लगा रही है, विंड लगा रही है, सी वेव हो गई, ग्लेशियर्स हो गई, ये हमारे अर्थ के बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं ये एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड at the other time produce slow movement. Sudden movement like earthquake, volcano cause mass destruction over the earth surface. जो हमारे अर्थक्वेक हैं, वॉल्केनो है, ये हमारा मास डिस्ट्रक्शन करते हैं। यानी बहुत अगर भूकंप आ जाता है तो घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ तबाह हो जाती हैं। तो ये सारी जो है वो सडन मतलब तुरंत काम कर रही हैं, सडन फोर्सेज हैं। जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड आपने देखा होगा उत्तराखंड में अक्सर देखे होंगे। भारी बारिश की वजह से जो लैंड है वो गीली हो जाती है और वो स्लाइड कर जाती है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे स्लाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ऐसा तो है नहीं कि ये धीमे धीमे लग रहा है या धीमे धीमे लैंडस्लाइड हो रही, अचानक हो जाती है, बहुत लोगों की जान भी चली जाती है और बहुत सारे नुकसान हो जाता है। इधर देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट आर द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिडिटी इरेगुलर शेप्ड प्लेट विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। जो हमारी आपने अभी पीछे मैंने पढ़ाया था आपका पीछे चैप्टर में कि जो लिथोस्फीयर प्लेट है वो हमारी कॉन्टिनेंट्स में भी है और ओशन में भी है। अब वो इरेगुलर शेप की है। इरेगुलर शेप में जैसे कि प्लेट कोई ऐसी नहीं, आप सोच रहे हो कि प्लेट ऐसे गोल हो, ऐसे नहीं कोई प्लेट होती है, ठीक है। आपकी जो प्लेट होगी वो कुछ इस तरह की होगी, इरेगुलर शेप होगा। यानी मान लीजिए हमारी प्लेट कुछ, एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट ऐसे है। आपने मैप देखा होगा, जो हमारे मैप है नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका का, ये भी एक प्लेट बाउंड्री पहले एक साथ हुआ करते थे। मान लीजिए एक प्लेट हमारी इस तरह की है, इसका कोई शेप रेगुलर नहीं है। वही एक प्लेट हमारी ये हो गई, ये हमारी ये पहली प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हमारी ये है, ठीक है, कुछ इस तरह की, मान लीजिए कुछ इस तरह की, ये हमारी हो गई दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट हमारी ये हो गई, तो ये हमारी तीसरी प्लेट हो गई। तो जो हमारी प्लेट है उनका जो शेप है वो इरेगुलर शेप है प्लेटों का। ए वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। जो वॉल्केनो का ये वेंट है, देखिए ये आपका जो वेंट है, ये वेंट है, यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होता है, यानी जो मैग्मा होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है, वो बाहर आता है, उसे हम कहते हैं, ओपनिंग को वेंट कहते हैं, VENT। देखिए इधर राइट साइड में ये देखो, इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक मीन्स होता है ओरिजिन,
जो फोर्सेस इंटीरियर से ओरिजिन हुए हैं उन्हें इंडोजेनिक, और जो आउटसाइड से हुए हैं आउटसाइड ऑफ द अर्थ उसे कहते हैं एक्सोजेनिक। देखिए आगे इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, ठीक है। ये देखिए हमारा ये वॉल्केनो है, ठीक है। ये वॉल्केनो जो है आपको बताया था मैंने अभी, वॉल्केनो जो है वो सडन मूवमेंट से जो अर्थ में चेंज होता है वो उसका एक कॉज वॉल्केनो भी है। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। ये देखिए जो हमारा ये निकल रहा है यहाँ से, इसे कहते हैं वेंट। ये हमारा मेंटल है, जो मेंटल है, मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर जो बताया था मैंने आपको, मैग्मा है ना, वो सॉलिड में है ना ही वो लिक्विड में है, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच के स्टेट में है, जिसे कहते हैं मैग्मा। जैसे कि आपका दही होता है वो ना सॉलिड में होता है ना ही वो लिक्विड में होता है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि ये मैग्मा है। और ये देखिए लावा, ये लावा फ्लो हो रहा है, यहाँ से निकला ये वेंट हो गया, ये भी वेंट। जहाँ जहाँ से बाहर लावा निकल रहा है उसको कहते हैं वेंट। वेंट से बाहर आया, उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू लावा नीचे फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे ये मोल्टेन मैग्मा हो जाता है, ये आपका मोल्टेन मैग्मा हो गया। इसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं क्योंकि मैग्मा एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर, इसीलिए। नीचे देखिए, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जब हमारी लिथोस्फीयर प्लेट ऊपर मूव करती है मोल्टेन मैग्मा के ऊपर, तो हमारा जो अर्थ है वो हमारा अर्थ वाइब्रेट होता है। और दिस वाइब्रेशन कैन ट्रेवल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये जो वाइब्रेशन है वो पूरे अर्थ में ट्रेवल होता है, जिसे कि हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो मैं फिर से, इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे हम फोकस कहते हैं। प्लेस ऑन द सर्फेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जैसे कि नीचे देखिए, यहाँ से ये अर्थ मूव कर रही है, यहाँ पर यहाँ एनर्जी थी, यहाँ से देखिए हमारा ये हो गया हमारा फोकस, क्योंकि अर्थक्वेक यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है फोकस। उसके जस्ट ऊपर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक पहुँचता है, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर वो जगह होती है जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होने के बाद सबसे पहले पहुँचता है, उसे ही कहते हैं एपिसेंटर। और आप प्लेट बाउंड्री, ये देखिए, ये हमारी वाइट कलर की एक प्लेट ये हो गई, और एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, ठीक है। अब एक प्लेट यहाँ इधर आ रही है और एक प्लेट उधर जा रही है। अब यहाँ पर मिडिल में कहीं एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी एपिसेंटर होगा, क्योंकि यहीं से अर्थ की जो वाइब्रेशन है यहीं पर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये फोकस हो गया। और ऊपर जो सबसे पहले जहाँ पर अर्थक्वेक की वाइब्रेशन महसूस की गई है, सबसे पहले पहुँची, उसे कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लेट बाउंड्री, ठीक है। ये मैंने बताया प्लेट बाउंड्री, क्योंकि हमारी जो अर्थ है बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। वाइब्रेशन ऐसे जैसे कि आप डीजे के पास खड़े होते हैं तो डीजे चल रहा होता है, लेकिन वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहा होता है, इसे ही कहते हैं वाइब्रेशन। जैसे अर्थक्वेक आता है एक जगह लेकिन वाइब्रेट करता है पूरे अर्थ में। नीचे देखिए यहाँ पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। पहली हमारी हो जाती है पी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकेंड हो जाती है एस वेव और ट्रांसवर्स वेव, थर्ड हो जाती है एल वेव और सरफेस वेव। देखिए, although the earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। यानी अर्थक्वेक को हम कम नहीं कर सकते हैं, ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमाइज्ड प्रिपेयर, अगर हम पहले से ही प्रिपेयर रहें तो इसका जो असर है, यानी इसका जो प्रभाव है, ये थोड़ा कम पड़ेगा हमारे ऊपर। जैसे कि हुआ था गुजरात में, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। ये देखिए अर्थक्वेक से कितना प्रॉब्लम होता है। ये देखिए पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, पूरी बिल्डिंग है, घर हैं, ब्रिजेस हैं, ये सारे कोलैप्स हो जाते हैं। हमारी इकोनॉमिक सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है उस जगह का, आदमी, बहुत सारी लाइफ ख़त्म हो जाती है वहाँ पर, बहुत लोग मर जाते हैं, घर के नीचे कुछ दब के, कुछ ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं। कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश ऑन द पॉन्ड गेट एगिलेटेड, स्नैक कम टू द सरफेस। देखिए जैसा कि हम लोग अर्थक्वेक को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम जो मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? जैसे फ़िश है हमारी पॉन्ड्स में, या हम फ़िश रखें, उनका हम बिहेवियर देखते हैं, हम अपने डॉग का बिहेवियर देखते हैं, हम अपने स्नैक जो होते हैं वो अपने जो होल होता है, जहाँ उनका घर होता है, वो वहाँ छोड़ के सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उनको महसूस होते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं हो पाते। उनका बिहेवियर हम देख के हम अर्थक्वेक को पता लगाते हैं और आने वाला है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। और देखिए जो एन अर्थक्वेक इज़ एन मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो हमारी सिस्मोग्राफ है वो अर्थक्वेक को मेज़र करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली बात है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। जो हमारी रिचर स्केल है वो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करती है। देखिए ये मैग्नीट्यूड सिस्मोग्राफ
जो है वो अर्थक्वेक को मेज़र करता है। लेकिन जो हमारा मैग्नीट्यूड है अर्थ का, यानी कितनी तेज़ आया अर्थक्वेक, ये हमारी जो मशीन है उसका नाम है रिक्टर स्केल। ये देखिए, ये आपका है रिक्टर स्केल। हमको ये दोनों में अंतर याद रखिए, जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल मेज़र करती है, और जो अर्थक्वेक है कि हाँ अर्थक्वेक आया, वो हम सिस्मोग्राफ से देखते हैं। देखिए नीचे आपका जो ये फिगर बना है, ये आपका सिस्मोग्राफ है, कुछ इस तरह है। अगर हमारा अर्थक्वेक जो है वो 2 का आया और उससे कम आया, उसमें कम डैमेज होगा, ठीक है। अगर अर्थक्वेक 5 या 5 से ऊपर आता है, 5 या 5 से ऊपर आता है तो बहुत सारे डैमेज कर देता है। अगर 6 और उससे ऊपर आया तो अर्थक्वेक हाईली मैग्नीट्यूड कंसीडर्ड, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होगा। और 7 इज़ क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक। अगर 7 का आया तो हमारा जो अर्थक्वेक है वो बहुत तेज़ आता है। तो हमारे मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक हमारे 2 का आया या 5 का, 6 का, 7 का। 7 या 7 से ऊपर का आता है अर्थक्वेक तो बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है हमारा। देखिए हमारे इसमें भुज में हमारा अर्थक्वेक आया था, इसमें क्या क्या, फायर ऑन द सिटी, सिटी में आग लग जाती है। अर्थक्वेक आता है, लाइट चली जाती है, लाइट रहती है, तार शॉर्ट कर जाते हैं, आग लग जाती है। स्कूल टूट जाते हैं, स्कूल भी इफेक्ट होते हैं, जहाँ आप स्कूल जाते हैं उसकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। अगर बिल्डिंग गिर जाएगी तो आप पढ़ेंगे कहाँ। तो अर्थक्वेक से ये सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए आपका ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका अगर अर्थक्वेक आए, अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस आप सबको बताएंगे कि जब अर्थक्वेक आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है, देखिए जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या क्या करना चाहिए। आप अगर घर में हैं, सेफ स्पॉट ढूंढिए। अंडर किचन, किचन के नीचे चाहिए, काउंटर, टेबल, डेस्क, अगेंस्ट इंसाइड कॉर्नर और वॉल। देखिए वॉल और कॉर्नर से दूर रहें, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो वॉल और कॉर्नर गिर सकता है आपके ऊपर। इस वजह से आप कहीं सेफ जगह पे जाएं, जैसे किचन का काउंटर हो गया, किचन के नीचे आ जाएंगे या टेबल के नीचे बैठ जाएंगे तो ऊपर से जो कुछ गिरेगा तो आपके डायरेक्ट आपके सर पे या आपके बॉडी पे नहीं लगेगा, इसमें आप बच जाएंगे। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस एरिया अराउंड द चिमनीज, अराउंड द शटर इंक्लूडिंग द मिरर एंड पिक्चर फ्रेम। आप अपने पिक्चर फ्रेम, जैसे आपके घरों में पिक्चर फ्रेम लगे होते हैं, या चिमनी यानी जो बड़ी सी पिलर होती है इससे धुआं निकलता है, चिमनी हो गई, या आपके जो फोटो फ्रेम हो, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो फोटो फ्रेम कांच का होता है, ग्लास होता है उसमें, अगर ग्लास टूटा तो आपके ऊपर गिर जाएगा तो आपको हार्म कर सकता है। इस वजह से आप उससे दूर रहें, ठीक है। और आप अपने ये अवेयरनेस आपको पता है कैसे अर्थक्वेक से बचा जाता है, तो आप अपने घर वालों को ज़रूर बताएं, घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को ऐसे डिज़ास्टर कैसे फेस करते हैं। देखिए मेजर लैंड फॉर्म्स, अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए जो हमारा लैंड फॉर्म बनता है वो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लैंड फॉर्म जो हमारा बनता है वो 2 प्रोसेस से बनता है। एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। वेदरिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ना, अगर कोई चीज़ टूट गई है, टूट रही उसे हम कहते हैं वेदरिंग। इरोजन अगर हो रही है और वेदर्ड मटेरियल नीचे गिर रहा है लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो उसे कहते हैं वेदरिंग। जैसे कि इज़ अ वे अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस। जो हमारा इरोजन होता है वो हम ह्यूमन का नहीं पढ़ेंगे। हमारा इरोजन जो होता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि वेदरिंग और इरोजन में, देखिए एग्जांपल के सहायता से समझेंगे तो शायद समझ में आपको आ जाए। है जैसे रॉक को आपने तोड़ दिया, रॉक को टूटा हुआ रॉक पड़ा है वहाँ पर, वो वेदरिंग हो गई। इरोजन हो गया अगर कोई आया रॉक को उठा के कहीं और रख दिया जाके, तो वो इरोजन हो गया। यही नेचर के टर्म्स में होता है कि वेदरिंग होता है अगर रिवर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, ये वेदर्ड करिए और उसके बाद यही इरोड करते हैं। वो तोड़ने के बाद यही आगे जाके डिपॉजिट करते हैं, वही इरोजन हो गया। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. The process of erosion deposition created different landform on the earth surface. देखिए जो ये इरोजन और डिपोजिशन है इसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि माउंटेन्स से रिवर आ रही है तो उस वो पत्थर को तोड़ते हुए, तो देखिए होंगे जहाँ रिवर चलती है या रिवर आती है, रिवर बहती है, वहाँ पर काफ़ी गड्ढा होता है। क्यों? क्योंकि वो इरोड करते हुए मटेरियल को आती है और वो मटेरियल लेके आती है और कहीं भी जाके जमा कर देती है। जैसे बालू देखे हैं, हमारे नदियों से बालू बहुत निकाली जाती है लेकिन फिर भी वो इतनी गहरी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से वेदर्ड मटेरियल जो है वो इरोड होके नीचे आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है। डिफरेंट लैंडफॉर्म, जैसे पहले हमने गड्ढा कर दिया था, अब क्या हुआ है कि रिवर फिर लेके आई सेडिमेंट्स, उसने वहाँ जमा कर दिए हैं। अब जब जमा कर दिया सेडिमेंट्स वहाँ, तो वो लैंडफॉर्म फिर बदल जाएगा। पहले उसमें गड्ढा था तो लैंडफॉर्म में गड्ढे थे, अब वो जो मटेरियल आया है वो मटेरियल आने के बाद वो फिर जहाँ गड्ढा था वहाँ बंद हो गया, गड्ढा मतलब प्लेन हो गया। और जहाँ पर पहले पहाड़ हुआ करते थे वहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो नदियाँ कुछ ना कुछ तोड़ते हुए लेके आएंगी, तो पहाड़ छोटा हो जाएगा या टूटता हुआ पहाड़ जमा हो जाएगा यहाँ। तो लैंडफॉर्म वहाँ चेंज हो रही है, वहाँ पहाड़ से प्लेन बन रहा है और यहाँ जो
गड्ढे बन रहा है तो उसको प्लेन कर रहा है, समझ रहे हैं ना। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे उसको टूट रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम वर्क ऑफ रिवर। रिवर का वर्क क्या है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो वाटर रन करता है, मैंने बताया था, तो वो वाटर जो है वो लैंड को इरोड करता है, यानी लैंड को कुरेदता हुआ आगे बढ़ता है। व्हेन द रिवर ट्रम्बल एट स्टीप एंगल ओवर ए वेरी हार्ड रॉक और डाउन स्टीप वैली शॉर्ट फॉर्म ए वाटरफॉल। जब कोई हार्ड रॉक आता है और वो वाटर उसको इरोड नहीं कर पाती, वहाँ से वो डायरेक्ट नीचे फॉल होता है, उसे हम कहते हैं वाटरफॉल। जैसे कि ये देखिए, ये हार्ड रॉक है, फिर ये सॉफ्ट रॉक है, फिर उसके बाद हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक। तो ये देखिए ये हार्ड रॉक है, तो यहाँ पर ये देखो ये हो जाता है हमारा वाटरफॉल। यहाँ ऊपर से वाटर नीचे गिर रहा है, समझ रहे हैं, ये हमारा होता है वाटरफॉल, ठीक है। एज द रिवर इंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग ए लार्ज बेंड नोन एज मियांडर्स। देखिए ट्विस्ट एंड टर्न, मियांडर्स मीन्स होता है, देखिए ट्विस्ट एंड टर्न, ये रिवर ऐसे ही फ्लो होती है। ये देखिए ट्विस्ट एंड टर्न, ये रिवर है, ठीक है। रिवर ऐसे ही फ्लो होती है तो ये मियांडर्स फॉर्म करती है। मियांडर्स किसे कहते हैं? ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मियांडर्स। ये देखिए मियांडर्स, ऐसे मैं समझा देता हूँ आपको, ये रिवर है, अब वाटर इधर फ्लो हो रहा है तो इधर टकराएगा, जब इधर टकराएगा तो इधर इरोड करेगा, फिर ऐसे जाएगा, इधर इरोड करेगा। तो इधर इरोड करने के लिए यहाँ पर जो इरोडेड मटेरियल वो इधर डिपॉजिट करता है, समझ पा रहे हैं, इधर डिपॉजिट करे, फिर ये इधर आएगा, इधर इरोड करेगा, ये इधर आएगा, इधर इरोड करेगा, ठीक है। इधर इरोड करके इधर डिपॉजिट होगा, फिर ये इधर इरोड करेगा तो यहाँ डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिशन स्टेट है। यहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ पर डिपॉजिशन होगा, यहाँ ये, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जो रिवर होती है, जो रिवर डिपॉजिट कर रही है और इरोड कर रही है, इसी से जो हमारे ऑक्सबो लेक बनते हैं। देखिए, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडरिंग लूप कट्स ऑफ द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट लेक नोन एज ऑक्सबो लेक। देखिए ये हमारी ऑक्सबो लेक, ये देखिए ये हमारी रिवर की ऑक्सबो लेक है। अब ये कैसे बनी थी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारी रिवर हो गई, रिवर हमारी ऐसे होती है, ये हमारी रिवर हो गई। अब रिवर हमारी आ रही है, ऐसे रिवर आ रही, फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर इरोड करेगी, फिर उसके बाद वाटर इधर इरोड करेगा, फिर यहाँ से ऐसे कुछ देखिएगा, यहाँ इरोड करेगा। तो देखिए ये इरोड हो रहा है, ये पोर्शन इरोड हो रहा है। तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये आपस में पोर्शन, जैसे ये इधर आ जाइए, ये इरोड हो रहा है, यहाँ पर आए ये इरोड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर आए ये इरोड हो रहा है, ठीक है। ये इरोजन इतना ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन वाटर का जो फ्लो होगा, हमारा जो वाटर का फ्लो होगा वो ऐसे आएगा, एक दिन ऐसे 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 आ जाएगा, ऐसे। ये हमारी जो रिवर है वो कुछ ऐसे चलने लगेगी, ठीक है। रिवर जब ऐसे चलेगी तो ये हमारी जो बन जाता है, ये हमारा जो है, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये हमारा ऑक्सबो लेक बन जाता है, ठीक है। समझ में आइए, रिवर जितना मियांडरिंग करती जाएगी, आगे बढ़ेगी, डिपॉजिट करेगी, इरोड करेगी, डिपॉजिट करेगी, तो जिधर इरोजन बढ़ता जाता है वो आगे जाके ज्वाइन हो जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और रिवर ऐसे फ्लो होने लगती है। देखिए जैसे ये फिगर में है, एट ए टाइम रिवर ओवरफ्लो द बैंक्स, दिस लेड टू फ्लडिंग एरिया ऑफ नेबरिंग एरियाज, फ्लड डिपॉजिटेड लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कार्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग द बैंक्स। जो छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे टुकड़े लेके आती है और अपने रिवर साइड में डिपॉजिट करती है, उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। जो रिवर लोड होता है, रिवर वहाँ से जब आती है तो छोटे छोटे बड़े पत्थर होते हैं, ऊपर से बड़े पत्थर टूटते छोटे जाते हैं, उसे ही हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और वो सेडिमेंट्स जो हैं रिवर के किनारे बैंक्स में जमा हो जाते हैं, जो कि फ्लड प्लेन बनाते हैं। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल फ्लड प्लेन, दिस रेस्ड ब्लैंक इज कॉल्ड लेवीज। देखिए जो रिवर्स होती है वो, जैसे आप गए होंगे रिवर्स में, रिवर में किनारे ऊपर उठा हुआ होता है, बीच में गहरा होता है, पानी होता है, फिर शुरू हो जाता है, तो जो किनारे जो जमा होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्प्रेड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। ये देखिए, रिवर बिगिंस टू ब्रेक इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर एक रिवर होती है, वो अगर 2-3 ट्रिब्यूटरीज, एक रिवर ये आ रही है, एक सेकंड,
डिस्ट्रीब्यूटरीज ऐसी होती है, जैसे एक रिवर आ रही है, रिवर हो गई, ठीक है। अब रिवर यहाँ पर आके ये बट गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ये रिवर की ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कैसी होती हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब देखो, रिवर जब डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो जो सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर लेके आई होती है वो डिपॉजिट करने लगती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म इट्स ओन माउथ। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज अपना अपना माउथ बनाती हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए ये डेल्टा बनता है, ठीक है। ये मेन रिवर आया, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गई। देखिए छोटे छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटरीज अपना माउथ बनाती है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो सारी माउथ फॉर्म करती हैं जिससे कि डेल्टा बनता है। एक ये देखिए, ये एक डेल्टा बन गया, ठीक है। जैसे हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो हमारी गंगा फॉर्म करती है, वही हमारा सुंदरबन डेल्टा है। फिर आगे देखिए, वर्क फ्रॉम सी, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू ए कोस्टल लैंडफॉर्म। जो डिपोजिशन और इरोजन होता है सी का, इससे हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म बनता है। जैसे कि कोस्ट में आप देखे होंगे जो सी है, वो जब वेव्स आती हैं सी की तो वो इरोड करती हैं हर चीज़ को, जहाँ पर टकराएंगे तो इरोजन होता है, तो वो लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक ऑन द रॉक, वो लगातार जो लहर होती हैं वो रॉक पे टकराती हैं। क्रैक्स डेवलप ओवर द टाइम एंड बिगिन लार्जर एंड वाइडर। कुछ दिन बाद एक क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कोलाइड करती है रिवर वाटर कोस्ट से कि वो वहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाता है कुछ समय बाद। दिस हॉलो लाइक केव और फॉर्म्ड ऑन द रॉक, दे आर कॉल्ड सी केव्स। ये देखिए छोटे छोटे केव्स बन जाते हैं। ये देखिए सी केव, यहाँ पर रिवर वाटर आया, स्ट्राइक किया, फिर आता है, स्ट्राइक करता है। जो वेव्स होती हैं बार बार आती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर आती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर आती हैं, तो एक हॉलो केव बना देती हैं जिसे हम कहते हैं सी केव्स। दीज कैविटीज़ बिकम लार्जर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, दस फॉर्म सी आर्चेज। ये देखिए इतना ज़्यादा वेव कोलाइड की है कि ये केव बन गई है। यहाँ पर देख रहे हैं, केव आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए ये केव बन गई ना केव। इतना ज़्यादा कोलाइड हुआ कोस्ट में कि केव बन जाती है। वाटर का कोलिजन, इतना वेदरिंग हुई, वाटर इतना वेदरिंग किया कि केव बना दिया। और देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होता क्या है कि फिर भी वाटर ऐसे उसमें कोलाइड करता है, ऐसे कोलाइड करते इतना ज़्यादा कोलिजन हो जाता है, कि ये देखिए ये बन जाता है, स्टैक्स कहते हैं इसे। फर्दर इरोजन आर लेफ्ट, दिस वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक। फर्दर इरोजन होता रहता है, उसके बाद जो बनता है, पहले सी केव्स बनते हैं, फिर सी आर्चेस बनते हैं, फिर स्टैक्स बन जाते हैं। फर्दर इरोजन कंटिन्यू होता है तब स्टैक्स बनते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एब द सी वाटर कॉल्ड सी क्लिफ। देखिए सी क्लिफ क्या होता है, ये जैसे ये है, ये सी है, ये पानी भरा, तो यहाँ पर ये सी क्लिफ हो जाता है। ये सी क्लिफ है, वर्टिकली जो राइज हो जाता है उसी को हम सी क्लिफ बोलते हैं। जो सी वाटर के ऊपर वर्टिकली होता है, ये यहाँ पर ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा क्लिफ बन जाता है, ये हमारा सी क्लिफ हो जाता है। जो हमारा सी वेव्स हैं डिपॉजिट करते थे सेडिमेंट अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। जो हमारा सी है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो है वो इंटीरियर ऑफ द सी से लेके कोस्ट में डिपॉजिट करता है, उसी से हमारा बीचेस बनते हैं। सी शोर हो गया, बीचेस हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमारा वर्क ऑफ आइस। आइस कैसे एब्रेशन करता है, यानी कैसे इरोड करता है और वेदरिंग करता है। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स ऑफ आइस, जैसे कि पानी बहता वैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ग्लेशियर्स पूरे एक साथ जब डाउन नीचे आते हैं तो एब्रेशन यानी कुरेदते हुए नीचे आते हैं। जब वो कुरेदते हुए नीचे आते हैं तो नीचे की जो लेयर होती है उसको एक्सपोज कर देते हैं। जैसे ऊपर की लेयर टूटी तो नीचे की लेयर एक्सपोज हो जाती है। ग्लेशियर्स केव आउट डीप हॉलो, thus there is an ice melts, they get filled up with water
एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स एंड द माउंटेन्स। जो ग्लेशियर्स मूव करते हैं नीचे, ये एक बहुत गड्ढे टाइप बनाते हुए चले जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद वो गड्ढों में पानी भर जाता है, वो एक ब्यूटीफुल लेक बन जाते हैं पहाड़ों में। और जो ग्लेशियर छोटे छोटे सैंड है, सिल्ट है, ये सब लेके आती है, डिपॉजिट करते हैं, उन्हें हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड सिंस डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन्स। जो हमारी ग्लेशियर्स होती है, हमारी सैंड है, सिल्ट है, वो लेके जब डिपॉजिट करती है नीचे, तो उसे हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। अब देखेंगे वर्क ऑफ विंड, विंड कैसे वर्क करती है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन डिपोजिशन इन द डिजर्ट इज विंड। जो डिजर्ट में एक्टिव एजेंट होता है डिपोजिशन का और इरोजन का, वो विंड होती है। इन द डिजर्ट यू कैन सी रॉक्स आर इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। मशरूम रॉक कुछ इस तरह की होती है। ये हमारी मशरूम रॉक हो गई, ये हमारा डिज़र्ट हो जाता है, ये पूरा डिज़र्ट हो गया। और ये जो ऊपर दिख रहा है, ये मशरूम रॉक होता है। होता क्या है, जब विंड ऐसे फ्लो होती है, विंड ज़्यादा ऊपर तक तो फ्लो नहीं होती है, ये ज़्यादा ऊपर तक जो पार्टिकल्स होते हैं उनको लेके जा नहीं पाती है, तो जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं उनको ऐसे ले जाके इस रॉक में कोलाइड करते हैं। जब रॉक में कोलाइड करते हैं तो जो नीचे का रॉक है वो टूट के नीचे गिरता रहता है, छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरते रहते हैं, और यहाँ का जो रॉक है वो पतला हो जाता है। लेकिन ओरिजिनली में रॉक कुछ इस तरह रहा होगा, लेकिन जब एब्रेशन की वजह से, एयर का एब्रेशन की वजह से, तो ये जो रॉक है आपका, ये देखिए नीचे से देखिए मशरूम शेप का हो गया है। जो विंड है, विंड ये इरोजनल फोर्स लगाती है, ऊपर विंड ज़्यादा ब्लो नहीं करती। अगर ब्लो भी करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ा के ले जा पाती है। इसी वजह से जो नीचे का रॉक है वो पतला हो जाता है, कुछ दिन बाद ये रॉक टूट जाएगा, इसे कहते हैं मशरूम रॉक। देयरफॉर सच रॉक हैव नैरो बेस। देखिए इसको बेस है वो नैरो है एंड वाइडर टॉप। टॉप जो है वाइड होता है, जो बेस होता है वो नैरो होता है। अभी मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरह का था। ये आपका जो टॉप है वो देखिए वाइड है, और जो आपका जो बेस है वो नैरो है। देखिए ये होता है मशरूम शेप रॉक होती है, ठीक है। उसके बाद वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड ड्यून्स। देखिए आपको ये साइड में दिख रहा होगा, ये हिल लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए, यही आपके जो हैं ये ड्यून्स होते हैं। होता क्या है कि जब विंड ब्लो करती है तो वो अपने साथ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल लेके जाती है, लेकिन जब विंड रुक जाती है तो जो मटेरियल ले जा रही होती है उसको वहीं डिपॉजिट करती है, जिससे कि ये ड्यून्स बन जाते हैं। अब सैंड के हैं तो इसी वजह से इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अगर जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो अगर फाइन हैं तो जो सेडिमेंट्स हैं, जो विंड है वो ज़्यादा दूर तक वो सेडिमेंट्स को ले जा पाएगी। When such sand is deposited in large area is called loess. Large deposit of loess is found in China. देखिए अगर ये लार्ज डिपॉजिट करती हैं तो इसे लॉयस कहते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि एक ये कॉन्टिनेंट है, जैसे यहाँ पर ये डेजर्ट हो गया, DESERT, ठीक है, ये डेजर्ट होगा। यहाँ से विंड चल रही है, विंड ब्लो हो रही है, ठीक है। इसके बाद इधर चाइना है, ये चाइना, तो ये विंड जो है क्या है, डेजर्ट के कुछ पार्टिकल को अपलिफ्ट कर लेगी, जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनको अपलिफ्ट कर देगी। अपलिफ्ट करने के बाद ये जो विंड है वो इधर आई, इधर तो डेजर्ट नहीं है, लेकिन इधर विंड की जो स्पीड है वो कम हो गई। अब विंड की स्पीड हो गई, जो सेडिमेंट्स वो लेके आ रही थी, सैंड जो छोटी छोटी थी, वो डिपॉजिट कर देगी, यहाँ वो डिपॉजिट होती जाएंगी। ये डेजर्ट है, ये जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स है ये उठा के ले जा रही है विंड है। विंड जब ये पार्टिकल आगे लेके जाएगी, उसके बाद आगे जब इसकी स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाएगी, तो जो ये पार्टिकल्स लेके आई थी विंड, ये यहीं डिपॉजिट करती जाएगी। यहाँ ये पार्टिकल डिपॉजिट हो गए। अब ये पार्टिकल जब डिपॉजिट हो गए तो ये फॉर्म क्या कर देते हैं, ये फॉर्म कर देते हैं लॉयस, ठीक है ये। और ये जो डिपॉजिटेड लॉयस है ना, ये चाइना में मिलते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में एक नया चैप्टर लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।